एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दी प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट को 8 को देखने जा रहे हैं। बता दूं, ये क्लास 1 to 5 के लिए है, यानी पीआरटी वाले के लिए जो है मैं दी प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट 8 को करवाने जा रही हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 7 प्रैक्टिस सेट को जो है देख लिया है, सॉल्व कर लिया है, और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक पर जो है दे दिया गया है। तो जितने सारे स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लीजिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और अगर किसी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन किए रहिए और वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखते हैं आज की पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। एक, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। तो किस लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन? तो आपको यह बताना है और कोड की सहायता से आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो आंसर है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन को सन 1946 में जो है भेजा गया था। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? तो 24 मार्च और 1946 को सर पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा था, 24 मार्च सन 1946 को। चलिए देखेंगे अब हम अगले सवाल को। टाइम काफ़ी कम होने की वजह से मैं बस फटाफट क्वेश्चंस को करवा रही हूँ, क्योंकि डिटेल करना फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और आपको अभी जितना समय है बस आप फटाफट क्वेश्चंस को रिविज़न करते रहिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, आपको यह बताना है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, यह होता है मृत पुरुषों का स्तूप या फिर मृतकों का टीला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मृत पुरुषों का स्तूप। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातत्व स्थल है। चलिए अब देखेंगे हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के लिए स्वराज का झंडा किनके द्वारा फहराया गया था? तो यह फहराया गया था आपका किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। याद रखिएगा, 1906 में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। और 1906 में ही कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में जो है काफ़ी मतभेद हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी? तो किसने लिखा था? तो यह लिखा था कालिदास ने। ये कालिदास की प्रमुख जो है रचनाओं में से एक है। याद रखिएगा, कालिदास जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। यह भी कई बार सवाल पूछता है कि किसके दरबार में रहते थे या किस शासक के समकालीन थे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के यह राजकवि थे। और देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड यह क्वेश्चन है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसका नाम जीवक था। जीवक जो थे यह आपके बिंबिसार के चिकित्सक थे, और यह बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। 4 जून सन 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था उस वक्त सिराजुद्दौला। 4 जून 1756 को जो बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया था, इस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला थे। चलिए अब देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च सन 1931 को जो है राजगुरु
भगत सिंह एवं सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी और तीनों को फांसी लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी, याद रखिएगा। और दी क्यों गई थी, तो सैंडर्स हत्याकांड में जो है इनको फांसी की सज़ा मिली थी। चलिए अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विजयालय थे, ये जो थे चोल राजवंश के संस्थापक थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, भारत के किस नगर को मध्यकाल में शिराज मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो यह कहा जाता था जौनपुर को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? आपको बताना है। तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में जो है कालिदास का नाम उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो एहोल का अभिलेख है यह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का भी उल्लेख करता है, प्लस हर्षवर्धन और के बीच कई पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच के युद्ध का भी जो है यह उल्लेख करता है, याद रखिएगा। इस लेख की भाषा जो है संस्कृत तथा दक्षिण ब्राह्मी में लिखा गया है। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो काफ़ी कॉमन सा सवाल है, सभी को आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अकबर होगा। टोडरमल ने ही जो है 1580 ईस्वी में जो है आपका दहसाला बंदोबस्त को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी सन 1939 को। ऑप्शन जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डलहौजी की कुल कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई उसमें नहीं आती हैं, यानी जो प्रमुख कारणों में से एक नहीं है 1857 की क्रांति का? तो राइट आंसर हो जाएगा रेल और तार की शुरुआत। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे अब अगले सवाल को। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? कई बार बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका यह सवाल है। तो वीडी सावरकर ने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 1857 को विद्रोह मात्र एक दैनिक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन था, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वहीं यह जो है 1857 का गदर बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, टीआर होम्स के द्वारा कहा गया था। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह अशोक मेहता ने कहा था। तो कई जो कथन होते हैं आपको दिए जाते हैं और राइट जो जिन्होंने कहा है, जिन व्यक्ति ने कहा है उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सभी जो है कथन को याद रखना है। देखेंगे अगले सवाल को। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में किससे निकलती हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर कोयल नदी कहाँ से निकलती हैं आपको यह बताना है। तो छोटा नागपुर के पठार से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और झारखंड से निकलने वाली सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो किसके रूप में? जियोसिंक्लाइन के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, जो जियोसिंक्लाइन शब्द का प्रयोग ऐसे लंबे और अपेक्षाकृत संकीर्ण महासागरीय घाटियों के लिए किया जाता है जिसमें अवसादों का जमाव लंबे समय से जारी होता है और इन अवसादों के ऊपर उठने से वलित हुई पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। चलिए अब देखेंगे हम अगले सवाल को। मंगोलिया देश निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है आपके एशिया में। मंगोलिया देश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, और इसकी मुद्रा तुगरिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है, आपको ये बताना है इसका राइट आंसर। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका,
ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? ह्यूमस जो मिट्टी होता है, आपको बताना है किस भाग में पाया जाता है। तो यह ए क्षितिज भाग में पाया जाता है। मिट्टी की 3 परतें होती हैं, ए क्षितिज, बी क्षितिज और सी क्षितिज। तो इसमें से जो ए होता है आपका क्षितिज, इसमें आपका ह्यूमस मृदा पाया जाता है, जो मिट्टी के सबसे ऊपरी परत के रूप में पाया जाता है, जो पौधों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह देश है आपका चीन, जो रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? आपको यह बताना है। तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे फ्रेंड्स, तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका माउंट पोपा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो माउंट पोपा है, यह एक मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो लाल लेटराइट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है काजू की खेती के लिए। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? आपको यह बताना है। तो कांडला जो हो जाएगा आपका एक ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो कांडला बंदरगाह है, यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, उसमें राइट आंसर बताना है। तो साधारण जो है बहुमत चाहिए होता है। एक नए राज्य को बनाने के लिए, एक संवैधानिक संशोधन के लिए जो होता है साधारण बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो जो भारतीय हमारा संविधान है, इसमें सब भारतीय संविधान में क्रमशः जो है 6 और 11 मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो 6 और 11, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मूलतः 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। उसके बाद क्या हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। तो कौन शामिल होते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, प्लस क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन डी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत जो है आपका राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, यह कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। वह भारत को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। कौन से कथन सही हैं आपको यह बताना है। तो केवल जो दूसरा कथन है यह सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो कथन 2 है, केवल यह सही है कि वह जो है भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, सही कथन को आपको पहचानना है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें जब आप सही कथन को चुनेंगे तो पाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया है, प्रत्यास्थ गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा समायोजन सही है? आपको यह बताना है। तो अगर बढ़ते क्रम में देखेंगे तो यह सही हो जाएगा, रबर, कांच, तांबा, इस्पात। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? तो यह है आपका एक समान त्वरण। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे? साधारण नमक, रेत, पानी, नींबू का रस। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 2 और 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। जो आपका रेत है और पानी है, सॉरी रेत, तो आपका
रेत और नींबू का रस है, ये विषमांगी जो है मिश्रण बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा क्षार के विषय में सही है, आपको यह बताना है। क्षार के विषय में जो कथन सही है आपका, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं कथन इसमें सही है, क्योंकि जो क्षार होता है फ्रेंड्स, यह आपका कड़वा होता है, जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ना कि नीले वाले को लाल में बदलता है। और ये क्या होता है? आपका क्या होता है? कड़वा होता है। और आपका जो ऑप्शन दिया गया है सभी गलत है, इसलिए ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। तो कथन जो आपका परमाणु अविनाशी है तथा जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ने पहली बार 1803 ईस्वी में दार्शनिकता से अलग एवं वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की थी। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है। तो कौन सा हो जाएगा धातु? तो यह हो जाएगा आपका एजी, यानी चांदी जो हो जाएगा आपका प्रकाश संवेदनशील होता है धातु क्लोराइड का। आगे देखेंगे अगले सवाल को। बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन डैश के रूप में क्रम में विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है। तो कौन सा माध्यम हो जाएगा? तो जो केवल द्रव्य है यह पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हास्य गैस कौन सा है, आपको यह बताना है। कई बार आपने यह सवाल सॉल्व किया होगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन के मिश्रण को पृथक्कृत करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीक का सुझाव दीजिए। तो इसमें आप देंगे ऊर्ध्वपातन का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है वैसे ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातन होता है, दूसरा नहीं। चलिए, और अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो जैसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड आदि पदार्थ जो होते हैं शुद्ध किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है, वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो हम क्या कहते हैं इसे? फेनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें हम फेनोटाइप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्न में कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है। तो कौन सा मसाला हो जाएगा फ्रेंड्स? तो उपयुक्त दिए गए कोई भी जो विकल्प है यह जड़ से प्राप्त नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधों में लचीलेपन किस उत्तक के कारण होता है, आपको यह बताना है। तो पौधों में लचीलापन जो होता है यह कॉलन कायमा के कारण होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। जो इन्फ्लुएंजा होता है आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, आहार नाल में स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बताना राइट आंसर। तो पित्त रस और अग्नाशय रस का जो है आपका पाचन करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न वर्णित विशेषताओं में कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है। तो यह हो जाएगा वे एकल संकेंद्रक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो यह हो जाएगा आपका सहचर कोशिकाओं में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। तो ऑटोग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल में है आपका, जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तथा विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट देख लेते हैं, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, किस लिए? तो समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है, तो किसमें? दूध से दही जमने में मदद करता है लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे देखेंगे, ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स क्या तात्पर्य होता है? तो जो ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण के लिए जो है हम 3R का उपयोग करते हैं, प्लस जो है आपका बात करें कि प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसके अंतर्गत जो होता है कचरा और रबिश दोनों शामिल होते हैं रिफ्यूज़ में। फिर इसके अंतर्गत खाद्य कचरे को छोड़कर दहनशील और गैर दहनशील ठोस अपशिष्ट भी शामिल होते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपके गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात के कच्छ के रण में जो है यह पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है आपका, यदि ओजोन परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर पतला होता है तो जो आपका स्किन का कैंसर है इसके मामले बढ़ेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो यह हो जाएगा आपका क्लोनिंग में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लोनिंग प्रक्रिया में जो होता है कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति या की उत्पत्ति का समाविष्ट करता है। अगले सवाल में है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे डैश कहा जाता है, तो उसे हम थैलस कहते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरवन के निकट स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपको यह बताना है। तो यह आपके बांग्लादेश के जो है निकट स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को हम प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह संजीव खन्ना को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल में है, हाल ही में कला में उनके योगदान के लिए जो है लक्ष्मी नारायण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो हो जाएंगे प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। चलिए अगले सवाल को देखिए, भारत ने किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है यूनिसेफ के साथ मिलकर, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर किसे बनाया जा रहा है? तो यह आपके उदयपुर को बनाया जा रहा है, जो कि आपका राजस्थान सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के साथ मिलकर उदयपुर को जो है भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले सवाल में दिया है आपका, हाल ही में 10 से 18 फरवरी 2024 तक किस मंत्रालय के द्वारा जो है आपका वन महोत्सव आयोजित किया गया है? क्वेश्चन थोड़ा एरर दिख रहा है फ्रेंड्स, तो मैं जो है पीडीएफ में इसको ठीक कर दूंगी, तो आप पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा सभी प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2024 का फाइनल मुकाबला किस टीम को विजेता घोषित किया गया है? तो इसमें जीता गया है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, जो सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश टीम जो है संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को सब्सिडी वाले उत्पाद और प्रदान करने के लिए स्टार्टअप के लिए स्मार्ट कार्ड पहल शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है आपका तमिलनाडु के द्वारा। जो तमिलनाडु राज्य ने स्टार्टअप को सब्सिडी वाले उत्पाद और सेवाओं प्रदान करने के लिए स्टार्टअप के लिए स्मार्ट कार्ड पहल शुरू किया है। चलिए अगला सवाल है, छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए
मदद के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया है मेटा के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विदेश मंत्री जयशंकर ने। अगला सवाल, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों और छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो यह पोर्टल है आपका डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस सवाल में है, किस राज्य ने नया आरक्षण अधिनियम लागू करके सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और BC के लिए कोटा बढ़ाकर 75% कर दिया गया है? आई होप सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। ऑप्शन सी, बिहार ने ऐसा किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।